हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ हमने अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना है, हमें अपनी पढ़ाई को भी चालू रूप से रखना है। माई सेल्फ सुदर्शन कुमार, टीचर फिजिक्स। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारी फिजिकल वर्ल्ड। उसके अंदर चैप्टर हमारे पास थर्ड है, मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम डिस्कस करेंगे हम बेटा एक यूनिट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे चैप्टर, और छोटे छोटे चैप्टर आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे। और इसी के साथ हमारे पास सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में टू हमारे पास मेथड होते हैं। देयर आर टू मेथड्स। There are two methods. हमारे पास दो मेथड होते हैं। नंबर एक होगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड और दूसरा होगा हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड होता है क्या, आल वी नो, हम सभी जानते हैं। जैसे डायरेक्ट की अगर हम बात करें, डायरेक्ट मेथड होता क्या है, तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो मेजरमेंट रहेगी, देखो डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट जो होगी हमारे पास वो डायरेक्ट हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्केल है, मेरे पास एक स्केल लिया मैंने और मेरे पास मार्कर पेन है। मैंने कहा तो कि बेटा इस मार्कर पेन की लेंथ मेजरमेंट करके बताइए, तो आप बता दोगे कि सर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे किया, क्योंकि आपके पास स्केल है और आपने स्केल ली और उससे आपने इसको क्या किया, मेजरमेंट किया। मैंने कहा बेटा आपका रूम है, उसकी मेजरमेंट लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। आप क्या लेंगे, स्केल लेंगे और मास लेंथ और ब्रेड्थ को आप मेजर करके बता सकते हो कि सर इतनी रहेगी। ठीक है, तो हम इस प्रकार से जो डायरेक्ट कैलकुलेशन करें उस मेथड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे देखिए देयर आर टू मेथड्स हो गए। अ डायरेक्ट मेथड मेटर स्केल फॉर यूज डिस्टेंस ऑफ 10 to power -3 मीटर, 10 to power -3 से और 10 to power प्लस का 2, 10 to power 3 से और 10 to power 2, यानी कि ये मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो हम डायरेक्ट हमारे पास जो स्केल होता है हमारा, उस स्केल से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके पास स्केल होता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स स्केल होता है, उस पर लिखा होता है 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर वैल्यू लिखी होती है। यहाँ भी इस प्रकार से स्केल होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा आपकी ज्योमेट्री बॉक्स स्केल मिलता है। ठीक है, इसमें मेजरमेंट कितनी होती है, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। आप एक बात आप देखिए, आपको पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मुझे मेजरमेंट इस स्केल से, जो हमारे पास जो स्केल होता है उसमें हम कितना मेजर कर सकते हैं, देखो सेंटीमीटर मिलते हैं 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो देखो मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 टू पावर यानी कि हम कर सकते हैं 10 टू पावर -2 मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेगा और मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो सेंटीमीटर होगा ये आएगा 10 टू पावर -1 सेंटीमीटर, और इसको हम और मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू पावर -1 और कर देंगे 10 टू पावर -3 मीटर आ जाएगा। 1 mm के अंदर 1 mm में 10 टू पावर -3 मीटर होते हैं, जो कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्केल के द्वारा हम 1 mm की वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं इजीली, और आप करते भी हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने देखा कि डायरेक्ट स्केल में हमारे पास मिनिमम है जो हम 10 टू पावर -3 मीटर कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 टू पावर 2। क्योंकि हमारे पास एक स्केल होता है, लार्ज स्केल होता है जो रोटेट करते हैं, जिसको हम मीटर बोलते हैं, मीटर स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करता है, हमारा फील्ड है उसको अगर हमें मेजरमेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको लेंथ को डायरेक्ट मेजरमेंट 100 यहाँ पे 100 मीटर तक उसको डायरेक्ट मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप रखिए वर्नियर कैलिपर्स फॉर यूज ए डिस्टेंस अप टू 10 टू पावर -4 मीटर। अब वर्नियर कैलिपर, देखो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको प्रैक्टिकल लैब होगी, लैब उसके अंदर मिलते हैं। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होता है, इस प्रकार का आप देखें इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके ऊपर स्केल लिखी होती है, इसके ऊपर यहाँ पे स्केल होते हैं, अंदर की यहाँ पे स्केल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर।
ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट डायमीटर निकाल सकते हैं बीकर का, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बीकर, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल। ये बीकर का डायमीटर आपको प्रैक्टिकल की आती है प्लस वन के अंदर, वो भी हम निकालना सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम इस प्रकार की एक शेप होती है जिसको हम 10⁻⁴ मीटर से तक डिस्टेंस को मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है इनडायरेक्ट मेथड फॉर स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर और जो द डिस्टेंस अप टू 10⁻⁵ मीटर। एक स्क्रू गेज प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, स्क्रू गेज आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इसके अंदर हमारे पास मेजरमेंट होती है, ठीक है। इस प्रकार की मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसके 10⁻⁵ मीटर तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक प्रैक्टिकल आएगी तो फाइंड द थिकनेस ऑफ ए सीट, जो आपकी सीट होती है या एक पेज होता है, तो उसकी थिकनेस निकालने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं, और ये आपकी प्रैक्टिकल है। तो आप लैब में जाएंगे तो आप इसमें प्रैक्टिकल जरूर करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका मेजरमेंट करने का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फिर बात करते हैं डायरेक्ट मेथड से अलावा हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जैसे मैंने कहा इस सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की डिस्टेंस बताइए, सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की डिस्टेंस को मेजरमेंट कीजिए। तो ऐसा है नहीं कि आप स्केल लेके पहुँच के सीढ़ी लगाते लगाते पहुँच के और आप मेजरमेंट कर लो, ऐसा तो होगा नहीं। आप क्या करेंगे कि इस इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हुए उनको क्या करेंगे, हम मेजरमेंट करेंगे। इस प्रकार के जो मेजरमेंट होते हैं उनको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। जैसे इको प्रोड्यूस होता है, अभी आपके पास में दिख रहा होगा एक डायग्राम, इको होता है, इको प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिख रहा है फर्स्ट मेथड है इको मेथड। इको मेथड में क्या होता है कि मान लो मैं खड़ा हूँ और मैं किसी पहाड़ के ऊपर गया और मैं क्या करूँ, चिल्ला रहा हूँ, और मेरी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर वापस मुझे सुनाई दे रही है। तो मैं उस आवाज़ की वेलोसिटी, अगर मुझे वेलोसिटी बताओ, साउंड की स्पीड पता हो और कितने टाइम में मैं वापस सुन पा रहा हूँ पता हो, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि मेरे और जो मेरा दिल से चट्टान है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो उस मेथड को इको मेथड कहते हैं। इको मेथड होता है क्या, इको इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड ऑफ सेकंड से टकरा के साउंड का वापस से सुनना इको कहलाता है। जैसे ट्यूबवेल होते हैं, इसके अंदर अगर आप चिल्लाते हो, अपना नाम बुलाते हो तो वापस सुनाई देता है। तो कहीं घूमने के लिए जाते हो तो पहाड़ होता है, उसमें आप चिल्लाते हो तो आपकी आवाज़ वापस सुनाई देती है, ठीक है। तो उसको यानी कि आपकी साउंड है रिफ्लेक्ट होकर वापस आपको सुनाई दे रही है, उसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, साउंड कर रहा है, और यहाँ पे हिल है और हिल से टकरा के साउंड एक्स डिस्टेंस को साउंड गई और वापस वो अपनी साउंड को वापस सुन रहा है, एक्स डिस्टेंस को साउंड वापस आ रही है। तो टोटल जो आपके पास आपकी डिस्टेंस जो 2x हो जाएगी। और आपको पता है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम आप देख पाएंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। और यहाँ पे देखेंगे कि वेलोसिटी आपके पास x प्लस है, डिस्टेंस x प्लस है, वेलोसिटी v और t टाइम। वेलोसिटी साउंड है जो आपको पता है 344 मीटर पर सेकंड रूम टेम्परेचर अगर हम इसे से टाइम हम मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद ये x टू x v टू t और x फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, ठीक है, वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो तो हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, डिस्टेंस पर्सन और डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग का सेशन में आया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आप नोट्स क्रिएट करें, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा मेजरमेंट प्रोसेस है हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होगा, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, वेरी लार्ज डिस्टेंस या स्टार और प्लैनेट्स के डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, अर्थ सरफेस से स्टार या प्लैनेट्स की डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। अब क्या होता है कि लार्ज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स और ए स्टार, प्लैनेट्स और ए स्टार फ्रॉम अर्थ कैन बी मेजर्ड बाय द पैरेलैक्स मेथड। अर्थ से स्टार या प्लैनेट्स होते हैं ना हमारे पास, उनकी डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। जब क्या करता है पैरेलैक्स नाम है वो क्या हुआ, चेंज हुआ है, हमारे पास पोजीशन चेंज हो रही है प्लांट की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्कर पेन है, अभी इस मार्कर पेन को ऐसे देखो, एक आइज को बंद करके देखूंगा तो इसकी पोजीशन अलग दिखाई देगी, अनदर इसको आइज को बंद करके देखूंगा तो इसकी पोजीशन अलग दिखाई देगी। इसका मतलब
हमने क्या करना है कि देखनी है। तो हमें एक ऑब्जेक्ट या प्लैनेट से या स्टार है, हम क्या करेंगे जब एक 1 आई और 2 आईज के बीच में देखेंगे, उसको क्लोज करके देखेंगे, तो उस स्टार या प्लैनेट की पोजीशन वो आपको डिफरेंट दिखाई देंगे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे ये लेफ्ट और ये राइट, ऐसे हमने देखा जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट आई और राइट आई, तो हमारे पास एक एंगल बनेगा थीटा, उस सेपरेशन आएगा इन दोनों के बीच में, एंगल बनेगा थीटा, और ये डिस्टेंस है ना, ये हमें मेजरमेंट करनी है एक्स की, ठीक है। तो चेंज फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन इज कॉल्ड बेसिस, और इनके बीच में क्या है हमारे पास वो डिस्टेंस आएगा ना, तो पॉइंट डिस्टेंस हम उसको बेस बोलेंगे और उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया, अब देखिए एल आर आपके पास है बेस आपके बी, और यहाँ पे देखिए मिड का प्रोजेक्ट है, इसके स्मॉल क्या करेंगे थीटा, स्मॉल आर करेंगे तो एंगल क्या बना है थीटा बन गया। रेडियस हमारे पास क्या है, तो रेडियस है एल ओ और आर ओ, एल ओ आर हमारे पास डिस्टेंस है एक्स, इसलिए हमारे पास पॉइंट मान के आर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई रेडियस आ गई एक्स। अब हमें क्या करना है, एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का फॉर्मूला आर का अपॉन रेडियस, थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है एंगल आर का अपॉन रेडियस, आर का अपॉन रेडियस। आर हमारे पास क्या है एल आर जो बी है, और एक्स मेरे पास रेडियस एक्स है। अब लोडिंग का वैल्यू बी है, लोडिंग का वैल्यू बी की वैल्यू हमें पता है, मेजर करने अगर हम थीटा तो हम किसी भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स, ठीक है। और इसी मेथड को हम क्या करते हैं पैरेलक्स मेथड कहेंगे, और हम लार्ज डिस्टेंस को इनडायरेक्ट मेथड से हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें आगे देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलक्स मेथड में जब हम डिस्टेंस है वो लेस देन 100 लाइट ईयर हो, वो डिस्टेंस ग्रेटर देन 100 लाइट ईयर था, तो हमने पहले वाला मेथड पैरेलक्स है पर यूज़ करेंगे। हमारे पास इस प्रकार से हमने लेफ्ट और राइट का यूज़ करते हुए निकाला था, ये हमारे पास ओरिजिन था एल और आर, ये डिस्टेंस है, तो इससे निकालेंगे। अगर हमारे पास डिस्टेंस लेस देन 100 लाइट ईयर हो तो हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, तब हम मेथड का यूज़ करेंगे इस मेथड का। तो देखिए पैरेलक्स मेथड हैज बीन यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑफ स्टार व्हिच आर लेस देन 100 ईयर अवे। तो इसमें हम देखिए क्या होगा, मान लेते हैं हम डायग्राम बनाए, डायमीटर ऑफ एबी, हमने डायमीटर ले लिया, एबी डायमीटर है ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट है, क्योंकि अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, इस प्रकार से सन के अराउंड मूव करती है, सन है, ये हमारे पास सन है और सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है, तो इसका डायमीटर है, मान लो पहले मंथ से यहाँ था, आफ्टर 6 मंथ ही यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद चूजन द बेस लाइन एज शोन इन द फिगर, हमने ये बेस लाइन मान ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, सपोज ए हमने माना ए पॉइंट है, ए इज द पोजीशन ऑफ अर्थ की पोजीशन ए पॉइंट होती है इन इट्स ऑर्बिट मोशन ऑफ एनी टाइम, हमने किसी एनी टाइम एक कोई भी टाइम पे मान दिया उसकी पोजीशन यहाँ थी, ठीक है। वी मेजर बाय यूजिंग टेलीस्कोप का यूज करते हुए हमने एंगल को मेजरमेंट कर दिया, ये कोई हमारे पास स्टार है, ठीक है। FAN equal to theta 1 between the distance from the light from distant star, ये स्टार है F एंड नियर बाई स्टार N, ये नियर बाई स्टार है, डिस्टेंट स्टार है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो उनके बीच का जो एंगल मान लिया थीटा 1, ठीक है। अब इसमें देखा हमने एज क्लियर फ्रॉम द फिगर में देख सकते हैं कि अगर ये थीटा 1 है, एंगल FAN, एंगल FAN अगर थीटा 1 है तो हमारे पास एंगल कौन सा आएगा ANS, ये एंगल क्या आएगा थीटा 1। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर 6 मंथ के बाद, अगर 6 मंथ के बाद हमारे पास देखेंगे हमारी पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, बी के ऊपर होगी, बी के ऊपर होगी तो डिस्टेंस स्टार से जो हमारे पास एंगल बनेगा वो आएगा थीटा 2, और थीटा 2 से हम देखेंगे यहाँ पे एंगल आएगा एंगल FBN इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा FBN इज इक्वल टू होगा हमारे पास N और ये आएगा SB, NSB आ जाएगा मेरे पास, इसमें ANS था ANS, इसमें आएगा BNS, तो एंगल BNS, तो ये आएगा आपका थीटा 2, ये एंगल आ जाएगा थीटा 2। अब ये एंगल आपके पास आए थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस का थीटा 2, देखो मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, पैरेलक्स मेथड का जो डिस्कस हम कर रहे थे, तो उसमें जैसे हमारे पास इस टर्म्स की हमने बात कर ली थी, FAN इक्वल टू बराबर होगा हमारे पास ANS। इसी प्रकार से अगर हमारे पास जैसे हमारी अर्थ है वो 6 मंथ के आफ्टर, तो आफ्टर 6 मंथ अर्थ इज पॉइंट बी,
अब 6 मंथ के बाद ये हमारे पास बी पॉइंट पे डायमेट्रिकली अपोजिट एंड के ऊपर पहुंच जाएगी, एक के अपोजिट एंड के ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे एफ बी एन जो एंगल है एफ बी एन वो एंगल थीटा 2 था, तो इसी प्रकार से हम आ जाएगा हमारे पास बी एन एस एंगल है वो भी हमारे पास क्या रहेगा थीटा 2 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए एन बी, यानी कि ए एन बी ये पूरा एंगल निकालना है कंप्लीट एंगल कितना होगा, कंप्लीट एंगल क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी कि ए एन एस प्लस का बी एन एस दोनों का सम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द नियर बाय स्टार एंड, ये हमारे पास थीटा 1 और थीटा 2 है, ये नियर बाय स्टार के एंगल है, ये सबटेंड्स ऑन द ऑर्बिट डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क हमारे पास है ए बी, यहाँ से हम लोग देखें आर्क हमारे पास ए बी रहेगी और ए एन हमारे पास क्या रहेगा रेडियस। तो अब हमें अगर ए एन निकालनी तो यहाँ से और नियर बाय स्टार की डिस्टेंस है, ए एन निकालने क्या है ए बी अपॉन थीटा 1 प्लस का थीटा 2। अब मान लो सपोज करें हमें पता है सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सन के बीच की डिस्टेंस होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू हमें पता है, ए बी की वैल्यू कितनी है ट्वाइस ऑफ ए एस की ट्वाइस, अभी ए एस है ना, ए एस हमारे पास ए एस है वो तो क्या है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वैल्यू आएगी। अब 2 को मल्टीप्लाई करके 1.5 10 टू पावर 11 मीटर, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसकी वैल्यू होती है ये, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो या ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻11 मीटर, और थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम ए एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नोइंग द वैल्यू, देखो एक बार यहाँ पे देखो नोइंग द वैल्यू थीटा 1 एंड थीटा 2, इफ थीटा 1 प्लस का थीटा 2, अगर थीटा 1 और थीटा 2 का हमें पता हो थीटा 1 थीटा 2 इज नॉन theta 1 theta 2 is known, then an can be calculate, तो an को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमारे पास किसके थे जो लेस देन 100 लाइट ईयर के बीच के हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी के साथ हम यहाँ पे अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बच्चा हमारा पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे, और आशा करते हैं कि आप अपने घर पे रहते हैं और खुश रहेंगे, और बेटा किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करें और इस वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।